नमस्कार दोस्तों इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है गेम थियरी करके। आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन ये हर जगह अप्लाई होता है इंक्लूडिंग वॉर। पूरे दुनिया में कहीं पर भी दो देशों के बीच में अगर वॉर हो रहा है तो यहाँ पर एक कंट्री ये देखती है कि दूसरा वाला देश कितना वॉर को एस्केलेट करने के लिए रेडी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि अमेरिका के पास एटॉमिक बम है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अमेरिका कल ही एटॉमिक बम फोड़ देगा ईरान के ऊपर। मतलब क्या है ना कि वॉर धीरे धीरे एस्केलेट होता है। जैसे ईरान ये देखेगा कि जब वो अटैक कर रहा है मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के ऊपर, इजराइल के ऊपर, तो उसके बदले में इजराइल कितना एस्केलेट करेगा। अगर सपोज ईरान जो है किसी रेसिडेंशियल एरियाज में लोगों को मार देता है मिसाइल के थ्रू, तो ऑब्वियस सी बात है इजराइल जो है फिर उसका बड़ा बदला लेने की कोशिश करेगा। तो धीरे धीरे करके जो पूरा वॉर है वो एस्केलेट होता रहता है। अब हो क्या रहा है कि अभी पूरा 13-14 दिन होने जा रहा है ईरान का जो वॉर चल रहा है, और इस बीच यहां पर अगर आप देखोगे तो मिडिल ईस्ट में टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका धमकी दे रहा है और उसके बदले में ईरान ने उससे भी बड़ा धमकी दे दिया। और लेटेस्ट आप देख सकते हो ये बोला जा रहा है कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट डार्क में जा सकता है, पूरे मिडिल ईस्ट में अंधेरा छा सकता है। ये आप देख सकते हो खबर, ईरान टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल वॉर्न्स रीजन वुड गो डार्क इफ यूएस स्ट्राइक पावर ग्रिड। मतलब अब यहां पर पावर ग्रिड की बात हो रही है। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि ईरान की कैपिटल तेहरान में जिस तरह से बॉम्बिंग की गई, उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया, पूरे तेहरान में काले बादल छा गए थे। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब दिन के समय ऐसा लग रहा था अंधेरा छा गया है। तो यहां पर अब बात हो रही है कि क्या जो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उसको खत्म किया गया तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस पूरे वॉर में। तो इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं ईरान के, उनका पहला कल स्पीच आया है। इन सारे चीजों के बीच में कल देर रात को अचानक से खबर आती है कि पीएम मोदी ने डायरेक्टली ईरान के राष्ट्रपति से बात की है, क्योंकि भारत के भी कई सारे इंटरेस्ट हैं पूरे मिडिल ईस्ट में। अगर आप देखोगे तो वो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में आपको सब कुछ मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सफलता महोत्सव के दौरान 60% फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर मिल रहा है, इंक्लूडिंग 2027 कोर्सेज, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। और साथ ही साथ डबल वैलिडिटी आपको इस ऑफर के दौरान मिलेगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ईरान ने वार्निंग क्या दिया है। ईरान का ये कहना है कि यूएस और इजराइल अगर वो ईरान के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को तबाह करते हैं तो ईरान बहुत बड़ा रिटेलिएशन करेगा, पूरे मिडिल ईस्ट में जो पावर ग्रिड है उसको खत्म कर देगा, और कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर पूरा अंधेरा छा जाएगा मिडिल ईस्ट में। तो देखो यहां पर समझने की कोशिश करिए कि ईरान ने ये वार्निंग क्यों दी, क्योंकि यहां पर कई रिपोर्ट सामने आ रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि जो यूएस की मिलिट्री है वो प्लानिंग कर रही है कि ईरान का जो पावर ग्रिड है उसको अब यहां पर नॉकआउट किया जाए, उसको हटाया जाए। और देखो मॉडर्न वॉरफेयर में इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक टारगेट बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो आप समझिए कुछ है ही नहीं ना। चाहे वो मिलिट्री बेसेस हैं, मिसाइल सिस्टम है, रडार एयर डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सब कुछ ठप पड़ जाएगा अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ। तो अगर कंट्री के पास इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड लूज हुआ तो मिलिट्री कमांड कोलैप्स हो सकती है, वेपन सिस्टम मैल फंक्शन कर सकता है, लॉजिस्टिक ब्रेकडाउन कर सकते हैं। एंड दैट इज वाई ईरान को जब ये पता चला कि यूएस की मिलिट्री कुछ ऐसा प्लानिंग कर रही है, तुरंत ईरान ने ये बड़ा रिटेलिएशन किया है, बड़ा वार्निंग दिया है कि हम कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर पूरे मिडिल ईस्ट को अंधेरे में ढकेल सकते हैं, कि हम उनके भी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर सकते हैं। कैसे? देखो अगर आप गल्फ स्टेट्स देखोगे ना, ये जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनका पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो काफ़ी सेंट्रलाइज्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया। तो इनका आसानी से ईरान जो है टारगेट कर सकता है जो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इनमें से कई ऐसे कंट्रीज हैं जिनका डीसैलिनेशन प्लांट, देखो क्या है ना कि पूरे मिडिल ईस्ट में आप सब जानते हो यहाँ पर कोई नदी तो है नहीं, तो उनको फ्रेश वाटर निकालने के लिए डीसैलिनेशन जो प्लांट लगा हुआ है, ये पर्शियन गल्फ का जो पूरा कोस्ट है यहाँ पर कई सारे प्लांट लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ईरान क्या करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर देगा, जिसकी वजह से डीसैलिनेशन प्लांट वर्क ही नहीं करेंगे और वहाँ पर पानी नहीं मिलेगा। पानी नहीं मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट का क्या हाल हो सकता है उसकी वजह से। तो ये अब चल रहा है। अच्छा, इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल का इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क स्टिल आप कह सकते हो हाईली एडवांस्ड है, लेकिन वो भी कंसंट्रेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल इजराइल
इसराइल का जो तेल अवीव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर, वहाँ पर पावर प्लांट्स हैं, तो वहाँ पर उसको ख़त्म कर देगा। नेशनल ग्रिड कंट्रोल सिस्टम को टारगेट कर सकता है ईरान। साथ ही साथ जो गैस प्लेटफॉर्म है मेडिटेरेनियन में, उसको भी टारगेट कर सकता है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इसका स्ट्रैटेजिक पर्पस क्या है, ईरान इस तरह की धमकी क्यों दे रहा है? देखो, 3 मेन पर्पस है। सबसे पहला है डेटरेंस। ईरान ये धमकी देकर ये कहना चाहता है कि यूएस की मिलिट्री 10 बार सोच ले हमारे पावर ग्रिड पर अटैक करने से पहले, क्योंकि अगर वो करेंगे तो हम वॉर को और ज़्यादा एस्केलेट करेंगे। वो मैंने आपको बताया ना, गेम थियरी चलती है कि सामने वाला क्या स्ट्रैटेजी चलेगा, उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, यही वॉर में चल रहा होता है। फिर इसके अलावा एस्केलेशन का भी वार्निंग है। ईरान ने सिग्नल दिया है कि ये जो वॉर है वो और तेज़ी से एस्केलेट हो जाएगा, पूरे मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से फैल जाएगा, और इसकी वजह से इकोनॉमिक प्रेशर भी आएगा। पूरा जो दुनिया है वो इम्पैक्ट होगी अगर पावर ग्रिड पर अटैक किया गया। तो अब देखिए क्या होता है कि ये सारे वार्निंग्स तो चल ही रहे थे, यूएस की मिलिट्री धमकी दे रही थी, फिर ईरान ने धमकी दिया। इसी बीच यहाँ पर क्या होता है कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं, आप सब जानते हो, अयतुल्ला खमैनी के जो बेटे हैं मुजतबा खमैनी, उन्होंने भी यहाँ पर बड़ी वार्निंग दे दी। अब देखो, उनका जो स्पीच था उसमें वैसे तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन 2 मेन एस्पेक्ट था उनके स्पीच का। सबसे पहला तो उन्होंने अपने स्पीच में ये साफ कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला मामला इतना जल्दी सुलझने वाला नहीं है। मतलब देखो, ऑलरेडी पूरे दुनिया में संकट तो आ ही रखा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस उफान चढ़ रहे हैं, एलपीजी को लेकर आप देख रहे हो भारत में क्या क्राइसिस हो रहा है, गैस को लेकर क्या क्राइसिस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है ना, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको लेकर खमैनी ने साफ कर दिया है कि ये ब्लॉक होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, और इसके पीछे का मेन पर्पस यही है इकोनॉमिक लीवरेज लेना। मतलब ईरान जानबूझकर यहाँ पर इसको ब्लॉक रखना चाहता है ताकि उल्टा अमेरिका के ऊपर प्रेशर पड़े, क्योंकि दुनिया बोलेगी ना कि भाई आप कर क्या रहे हो। यहाँ पर जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं वो भी क्वेश्चन करेंगे अमेरिका को कि भाई आप यहाँ पर वॉर छेड़कर इसकी वजह से पूरी दुनिया को संकट में डाल रहे हो। तो ये मेन स्ट्रैटेजी है ईरान की, और यहाँ पर जो मुजतबा खमैनी है उन्होंने यही कहा अपने पहले रिमार्क में कि हम चाहते हैं कि इसको पूरी तरह से ब्लॉक रखा जाए। फिर दूसरा उन्होंने ये बात कही कि यूएस के जितने भी बेसेस हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, हम चाहते हैं कि उसको भी बंद कर दिया जाए। क्या है कि अगर आप देखोगे पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर वैसे तो और भी छोटे छोटे बहुत सारे बेसेस हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना, चाहे यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, मतलब ऑलमोस्ट हर एक देश के अंदर अगर आप देखोगे तो यूएस का बेस आपको देखने को मिलेगा। ये मेजर बेसेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ईरान की तरफ से जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने अपने पहले स्पीच में ये दिया है और वार्निंग दी है कि जितने भी अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हैं उसको तुरंत इमीडिएट बेसिस पर बंद कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम आपके देश के ऊपर हमला करेंगे। जैसे आप देख ही रहे हो, दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, मतलब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके ऊपर भी अटैक होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता था कि जो मान लो अबू धाबी में यूएस का एयर बेस है, दैट इज़ दफरा एयर बेस, ठीक है, यहाँ पर। तो यूएई ने ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचा था कि अगर ईरान हमला करेगा तो इस एयर बेस पर करेगा, क्योंकि उसको यूएस से दुश्मनी है, यूएई से तो कोई दुश्मनी है नहीं। तो लेकिन ईरान ने यहाँ पर अलग स्ट्रैटेजी चली। उन्होंने सोचा कि क्यों इस पे करके तो कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा है कि डायरेक्टली हम इन देशों के ऊपर हमला करें ताकि ये देश ट्रम्प के ऊपर प्रेशर बनाए कि आप ईरान पर हमला मत करो। तो क्या है ना कि ये जो बेसेस है ना वो लंबे समय से चलता आ रहा है, स्पेशली 1979 में जो ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ। पहले तो 1979 के पहले ईरान और यूएस काफ़ी क्लोज हुआ करते थे, जो शाह डायनेस्टी थी, लेकिन उसके बाद से यूएस ने अपना प्रेजेंस लगातार बढ़ाया ईरान को काउंटर करने के लिए। तो इसीलिए अब जब भी कोई वॉर वगैरह छिड़ता है उस समय ये जो बेसेस हैं वो काफ़ी काम आते हैं अमेरिका के लिए, एंड दैट इज़ वाई ईरान अब चाहता है कि वंस एंड फॉर ऑल ये जो पूरे एयर बेसेस हैं उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। अच्छा, ये पहला जो मैसेज था ना वो क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुजतबा खमैनी भी अपनी जो लीडरशिप स्टाइल है वो दिखाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये अयतुल्ला खमैनी से और ज़्यादा हार्ड लाइनर माने जाते हैं। मतलब उन्होंने अपना जो स्टैंस है हार्ड लाइन का वो साफ साफ कर दिया अपने पहले स्पीच से, और ये कहा कि जो एंटी वेस्टर्न आइडियोलॉजी हमारी वो कंटिन्यू रहेगी। मतलब ये पूरे ईरानियन सोसाइटी को भी यूनिफाई करने के लिए था कि देखो आपके अयतुल्ला खमैनी की तो मृत्यु हो गई है, यूएस ने मार दिया है, लेकिन अब मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू करूँगा। खैर, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इन सारी चीज़ों के बीच एक और ईरान ने बड़ी धमकी दी, और वो धमकी ये थी कि ट्रम्प को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। देखो, कल आपने देखा होगा कि ईरान की तरफ से 3 डिमांड रखा गया, और वो भी एक स्ट्रैटेजी है ईरान की। ईरान ये कह रहा है कि देखो, अगर ट्रम्प चाहते हैं कि ये वॉर रुक जाए
तो एक तो उनको पूरा का पूरा जो हर्जाना है, मतलब कि जो लॉसेस हुआ है ईरान को, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, रिपैट्रिएशन जिसको कहा जाता है। और दूसरा यह है कि फ्यूचर में यूएस हमारे ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो ईरान मांग रहा था। साथ ही साथ ईरान के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ते हुए ये कह दिया है कि ट्रम्प जब तक अपनी मिस्टेक नहीं मानेंगे हम उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको सॉरी बोलना पड़ेगा। इस तरह की वार्निंग भी ईरान दे रहा है। तो ये सारी चीज़ों से साफ जाहिर हो रहा है कि पूरा जो वॉर है वो अभी रुकने वाला तो नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी हम सब जानते हैं कि वो तो कहाँ ही पीछे हटेंगे, और स्पेशली अमेरिका जैसा देश वो झुकेगा थोड़ी दुनिया के सामने। उस मतलब बहुत ही वैसे ही काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। एक परसेप्शन जा रहा है कि देखो ट्रंप ने जब हमला किया, अमेरिका ने जब हमला किया, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें कंसिडर ही नहीं की थी कि ईरान भी ऐसा रिटेलिएट कर सकता है। एंड दैट इज़ वाई ट्रंप के ऊपर और प्रेशर आ गया है। तो ये चीज़ अब साफ हो रही है कि यहाँ से वॉर और तेज़ी से एस्केलेट होगा, रादर दैन जो हम सोच रहे हैं कि धीरे धीरे शायद ये कम हो जाए। तो इसी को देखते हुए अब भारत को अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का आप देख सकते हो कल देर रात को 11:09 पर ट्वीट आता है, और वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया कि मैंने ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मसूद पेजेस्कियान, उनके साथ एक बातचीत की है, और जो सीरियस सिचुएशन बना हुआ है रीजन को लेकर, उसको लेकर हमने डिस्कशन किया है। तो बेसिकली पीएम मोदी ने क्या क्या मैसेज दिया है ईरान के प्रेसिडेंट को, एक बार देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला जो एस्केलेशन को लेकर कंसर्न है कि जिस तरह से फुल स्केल रीजनल वॉर हो रहा है, जिस तरह से हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, वो पीएम मोदी ने व्यक्त किया। फिर दूसरा ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, पीएम मोदी ने कहा कि देखो इतने सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रही है। तो भारत तो देखो हिस्टोरिकली हमेशा पीसफुल रेजोल्यूशन चाहता है जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, और वही चीज़ पीएम मोदी ने कन्वे किया है। और तीसरा देखो, हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं, आप सब जानते हो मिलियंस की संख्या में मिडिल ईस्ट में आपको हमारे भारतीय देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मैं अगर आपको कुछ नंबर्स बताऊं तो 9 मिलियन इंडियंस गल्फ रीजन के अंदर रहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 3.5 मिलियन 35 लाख, सऊदी अरब में 26 लाख, कुवैत में 10 लाख से ज़्यादा। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि इस पूरे वॉर में जब भी अटैक वगैरह हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय का नाम सामने आ जा रहा है। जैसे कल जो है अमेरिका का जो टैंकर था उसको उड़ाया गया ईरान ने, तो उसमें भी पता चला कि जो भारतीय हैं उसकी मृत्यु हो गई। तो लगातार इंडियन सिटीजन्स को लेकर कंसर्न हो रहा है। जाहिर सी बात है जब भी इस तरह के अटैक्स होंगे, क्योंकि भारतीयों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो वो हमेशा डेंजर में रहेंगे। तो यहाँ पर पीएम मोदी चाहते हैं ईरान के प्रेसिडेंट से बात करके एटलीस्ट जो भारतीय हैं वो सुरक्षित रहें। तो जो भी बातचीत हुई होगी। फिर चौथा है यहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर। आप देख ही रहे हो कि भारत के अंदर कितना ज़्यादा इसको लेकर डिस्कशन हो रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है उससे यहाँ पर आपने देखा ही, एक जो शिप भारत आ रहा था वो थाईलैंड का शिप था वैसे तो, लेकिन वो गुजरात आ रहा था, लेकिन उसके ऊपर अटैक हो गया। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर पता चलता है कि एस जयशंकर साहब ने ईरान के कई ऑफिशियल्स के साथ बातचीत की और यहाँ पर इंश्योर करने की कोशिश की जो भारत आ रहे जितने भी शिप्स हैं उनको पास होने दिया जाए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से, और यहाँ पर ईरान ने उसको अलाउ भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी भी ईरान के प्रेसिडेंट से बातचीत करके सुनिश्चित करना चाहते थे कि भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो कहीं खतरे में ना आए। तो ये भी भारत के लिए इंपॉर्टेंट था। और लास्ट में पीएम मोदी ने डिप्लोमेसी को लेकर आह्वान किया। भारत ने अर्ज किया कि कहीं ना कहीं डायलॉग, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस, यही अल्टीमेटली एक उपाय है इस पूरे वॉर को रोकने का। तो देखते हैं भाई इसको लेकर आगे क्या होता है। बट आई होप कि कल ये इतने सारे जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं उससे आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि वॉर यहाँ से एस्केलेट होता ही हुआ दिख रहा है। कहीं से भी कोई स्कोप दिख नहीं रहा है। कहीं एक होते ना, एक कुछ तो दिखे कि भाई कहीं से वॉर रुकने की गुंजाइश हो, संभावना हो, मतलब उल्टा यहाँ से वॉर बढ़ता ही जा रहा है। एंड दैट इज़ वाई मैं आपको ये सब कुछ कनेक्ट करके बताना चाहता था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए। ये वाटर बॉडीज़ के नाम दिए हुए हैं, आपको इसको अरेंज करना है वेस्ट टू ईस्ट में। इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 60% फ्लैट डिस्काउंट अभी सफलता महोत्सव सेल के दौरान आपको मिलेगा, प्लस डबल वैलिडिटी हमारे सभी कोर्सेज पर। स्पेशली 2027 की अगर आप तैयारी कर रहे हो, 1 साल से ज़्यादा आपके पास है पूरी तैयारी के लिए, इसको जरूर अवेल करिए। ये फ़ोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।